हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोविश शुभम सर, जहाँ पढ़ते हैं आप इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग अंदाज में। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। आपके एग्ज़ाम चल ही रहे हैं। तो कल हमने जो वीडियो डाली थी उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, और अब हम कुछ क्वेश्चंस और ले आए हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आ भी सकते हैं और ईजी क्वेश्चंस हैं। आपके जो एग्ज़ाम होगा हो सकता है वो काफ़ी इजी हो, बट लेकिन क्वेश्चन जो हो सकते हैं वो थोड़े इस टाइप के हो सकते हैं कि जो आपके कोर्स में ना हो। मैंने आपको कल भी बताया था कि क्वेश्चन इजी ही होंगे, बट हो सकता है वो कोर्स में मेंशन ना हो। तो मैं इसी तरह क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि हमारे कोर्स में है भी, और कुछ क्वेश्चन ऐसे जो बहुत ही बेसिक है जो हमारे कोर्स में मेंशन नहीं है। तो आज जो लाया हूँ मैं क्वेश्चन वो ये है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपको अच्छे से विजिबल हो रहे हैं? अगर विजिबल अच्छे से नहीं भी हो रहे वीडियो में, तो मैंने ग्रुप में, सभी ग्रुप में पीडीएफ डाल दी है क्वेश्चंस की। यहाँ से आप पढ़ लीजिए, पीडीएफ को खोल के साथ साथ इसे पढ़ते रहिए। स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स? मतलब वो क्या पूछ रहा है, कौन सा इनमें से अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर कौन से कर होते हैं? वो कर होते हैं जो हमसे डायरेक्ट नहीं लिए जाते, इनडायरेक्ट रूप से लिए जाते हैं। मतलब कि अलग अलग चीज़ों पर लगा, जैसे इनकम टैक्स है, ये हमसे डायरेक्ट रूप से लिया जाता है। कॉर्पोरेशन टैक्स है, ये भी डायरेक्ट लिया जाता है। प्रोफेशनल टैक्स है, वो भी डायरेक्ट लिया जाता है। कौन सा टैक्स है? सेल टैक्स। कौन सा टैक्स? सेल टैक्स। सेल टैक्स ऐसा टैक्स है जो हमसे इनडायरेक्ट रूप से लिया जाता है। जैसे कि आपके चिप्स का पैकेट लिया आपने, तो उसमें क्या है, सेल्स टैक्स लगा होता है, उनसे इनडायरेक्ट रूप से लिया जा रहा है। हम डायरेक्ट कंपनी को नहीं दे रहे, या वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं दे रहे, हम हमसे कौन ले रहा है? कंपनी वाले ले रहा है। जैसे कुरकुरे हो गया, तो कुरकुरे वाला क्या कर रहा है? हमसे टैक्स ले रहा है, और फिर वो गवर्नमेंट को टैक्स देगा। तो इस तरीके से ये इनडायरेक्ट टैक्स कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैंक ऑफ विच प्रोवाइड ब्लॉक ए फिक्स कैपिटल टू इंडस्ट्री? तो क्या पूछ रहा है, वे बैंक जो उद्योग के ब्लॉक या स्थिर पूंजी को प्रदान करते हैं। तो ये कौन से बैंक होते हैं? ये हमारे एग्रीकल्चर बैंक होते हैं। कौन से? इंडस्ट्री वाला, हाँ, तो ये होंगे हमारे इंडस्ट्रियल बैंक। कौन से होंगे? इंडस्ट्रियल बैंक। क्वेश्चन में नजर आ रहा है कि उद्योगों से जुड़ा हुआ कौन सा बैंक होगा? इंडस्ट्रियल बैंक होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आरआरबी वाज इस्टेब्लिश्ड। आरआरबी कब इस्टेब्लिश हुआ है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपको वीडियो में, जो आपको आरआरबी वाली वीडियो बनाई हुई है, उसमें अच्छे से इसका सब कुछ बताया। मुख्यालय कहाँ है, इस्टेब्लिश कब हुआ, किस तरह से क्या बैंक थे, कौन कौन से बैंक पहले मर्ज किए गए या वो किए गए, सब कुछ उसमें प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड सब कुछ ए टू जेड। तो कौन सा है? 1975। कौन सा है? 1975। और क्या था ये? 26 सितंबर। कौन सा? 26 सितंबर। 26 सितंबर 1975 आरआरबी स्टैब्लिश हुआ था। उसके बाद एक और आता है नाबार्ड। नाबार्ड का आपने नाम कई बार सुना होगा। क्या होता है ये? ये हमारा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ है? ये इस्टेब्लिश हुआ 1982 में। कहाँ पे? 1982 में। और डेट क्या थी? 12 जुलाई। क्या थी? 12 जुलाई। तो 12 जुलाई को ये इस्टेब्लिश हुआ था। इसका अस्तित्व आया था 12 जुलाई को 1982 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय भी वही है जहाँ पे आरआरबी का था। कहाँ पे? मुंबई। कहाँ पर? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट सेंट्रल बैंक इन द वर्ल्ड, मतलब कि वर्ल्ड में, पूरे विश्व में पहला सेंट्रल बैंक कौन सा था? तो याद कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिर्फ इकोनॉमिक्स का नहीं, आप अलग अलग जगह पे भी जाओगे ना, मतलब कि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आप चाहे तो इकोनॉमिक्स का कोई भी पेपर दे लो, ठीक है, ये बेसिक इकोनॉमिक्स का अपना सिर्फ वाला दे लो, या कोई कॉम्पिटिशन का पेपर दे लो ना, वहाँ भी ये काम आएंगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन का था सेंट्रल बैंक, और ये था 1668 में। कितना? 1668 में सबसे पहला बैंक था जो सेंट्रल बैंक कहलाता। उसके बाद देख लेते हैं, ये बुक का नेम है। क्या है? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये किसकी है? ये J.M. किन्स की है। किन्स ने एक थ्योरीज दी थी अलग अलग तरह की। किन्स थ्योरी होती है, एक से थ्योरी थी। ये थ्योरी है, इसके बारे में हम ज़्यादा तो नहीं जानेंगे, पर लेकिन इतना है कि इन्होंने किन के बारे में बताया था? इन्होंने इन्वेस्टमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कस किया था। तो एम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कस किया था, तो ये किन्स की एक बुक थी, बुक का नेम है ये। उसके बाद देख लेते हैं, इन्फ्लेशन इज ए ऑलवेज एंड एवरीवेयर ए मॉनेटरी फिनोमिना। देयर आर द फेमस वर्ड। कि किसके वर्ड है? क्या है? मुद्रास्फीति हमेशा
और हर जगह एक मौद्रिक घटना है। ये किसने कहा था? ये कहा था हमारे एडम स्मिथ ने। नहीं सॉरी, एडम स्मिथ ने नहीं कहा होगा, ये कहा होगा आपको जे.आर. मिल्टन फ्रीडमैन ने। ये किसने कहा होगा? मिल्टन फ्रीडमैन ने, ठीक है। एडम स्मिथ ने नहीं कहा, ये इन्होंने कहा है। उसके बाद देख लेते हैं हु इज द फादर ऑफ होगा ये, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। क्या पूछा है? ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, हरित क्रांति। हरित क्रांति मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा किसके अंडर हुई थी? एम.एस. स्वामीनाथन के अंडर हुई थी। और ये कब हुई थी? 1965 में हुई थी। और इसको ही क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था तीसरी कृषि क्रांति। क्या कहा जाता था? तीसरी कृषि क्रांति कहा जाता था इसके, ठीक है। नाबार्ड इज, फिर से आगे नाबार्ड क्या था? बैंक था एक, अभी मैंने नाम बताया नाबार्ड का। उसके बाद पब्लिक सेक्टर मीन्स, मतलब पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या होता है? पब्लिक सेक्टर मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, जो सेकंड यूनिट थे उससे आया है ये क्वेश्चन। तो क्या कहता है पब्लिक सेक्टर? पब्लिक सेक्टर का मतलब ये होता है, क्या पब्लिक सेक्टर प्राइवेट होता है? नहीं होता। कैपिटलिस्ट ओनरशिप होता है? नहीं होता। नन ऑफ दीज। उससे पहले देख लेते गवर्नमेंट ओनरशिप। पब्लिक सेक्टर पर किसका अधिकार होता है? सार्वजनिक क्षेत्रों पर गवर्नमेंट का अधिकार होता है। किसका होता है? गवर्नमेंट का अधिकार होता है। तो ये क्वेश्चन थे कुछ इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन है। उसके बाद देख लेते हैं हु इज द नोन एज द फादर ऑफ, सब भी बता देंगे, मैंने एग्जाम में भी दिया था, जो आपके इंटरनल्स लिए थे उसे इंटरनल्स में एग्जाम में एक क्वेश्चन था। एडम स्मिथ, कितना आसान क्वेश्चन है। डिमांड एंड प्राइस आर, डिमांड एंड प्राइस, क्या क्वेश्चन था डिमांड और प्राइस वाला? क्या क्या? डिमांड, प्राइस एंड डिमांड। क्या डिमांड का कैसा होता है? डिमांड और प्राइस में किस तरह की रिलेशन मिलता है? आप सबको पता है, आपको दिया गया था, ये यूनिवर्सल रिलेशन मिलता है। देख रहे हो, सेम क्वेश्चन से है और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं। और उसके बाद देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन था कि इसमें इन्वर्सली, मतलब कि प्राइस डिमांड के, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस खुद ब खुद कम हो जाएगा। ये क्या था? ये आपका डिमांड लो था, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं डेफिनेशन इज द केस ऑफ वो डिफ्लेशन। अब देखो इन्फ्लेशन था, ठीक है, मुद्रास्फीति थी और एक थी अस्फीति। अब देखो मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन में हमारे पैसों की जो वैल्यू होती है वो घट जाती है, या फिर हम ये कहें परचेजिंग पावर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मान लीजिए मेरे पास क्या है? 100 रुपया, मेरे पास 100 रुपया, 100 रुपये में 1 किलो 1 kg चावल ले पा रहा था। क्या ले रहा था? चावल ले पा रहा था 1 kg 100 रुपये में। अब क्या हुआ? कुछ महीनों बाद क्या हुआ? मुझे 100 रुपये में सिर्फ कितने? 500 ग्राम चावल मिल रहे हैं। कितने? 500 ग्राम। अब क्या हुआ? मेरे पैसों की क्या कम हो गई? क्रय शक्ति कम हो गई। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है इन्फ्लेशन, मतलब कि मेरे पैसों की वैल्यू कम हो गई। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इन्फ्लेशन में, मतलब डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ मनी, मतलब मेरे पैसों की क्या हो गई? क्या कम हो गई? वैल्यू कम हो गई। अब मैं उतनी चीज़ें नहीं खरीद पा रहा जितनी मैं पहले खरीद पा रहा था। पहले मैं 1 किलो चावल ले पा रहा था, अब मैं सिर्फ क्या ले पा रहा हूँ? अब मैं सिर्फ 500 ग्राम चावल ले पा रहा हूँ उसी 100 रुपये में। इसका मतलब है मेरे पैसों की क्रय शक्ति, मतलब परचेजिंग पावर क्या हो गई? कम हो गई। डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ मनी, मतलब मेरे पैसों की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। ये तो होता है इन्फ्लेशन। और इसका ही अपोजिट होता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है? डिफ्लेशन होता है कि मेरे पैसों की क्रय शक्ति बढ़ जाए, मतलब परचेजिंग पावर बढ़ जाए। पहले क्या था कि मुझे सिर्फ 100 रुपये में 500 ग्राम चावल मिल रहे थे। अब क्या होगा? मैं सस्ती हो गई चीज़ें। सस्ती हो जाना चीज़ क्या है? डिफ्लेशन है। और महंगाई हो जाना इन्फ्लेशन है। जैसे कि अभी क्या होता है, टमाटर में क्या चल रहा था? आपके जो टमाटर थे वो कितने महंगे हो गए, 200 250 इतने मिल रहे थे, मुश्किल से मिल रहे थे, इतने भी मिल रहे थे। तो ये क्या हुआ? महंगाई हो गई थी। तो ये क्या था? इन्फ्लेशन था। अब क्या हुआ? अब टमाटर धीरे धीरे घटते गए, 60 के करीब आ गए। तो ये क्या हो गया? अब धीरे धीरे ये नॉर्मल होता है, डिफ्लेशन होता जा रहा है अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो डिफ्लेशन क्या है? जब आपकी क्या हो जाए? प्राइस में डिक्रीज आ जाए। क्या आ जाए? प्राइस में डिक्रीज आ जाए। डिक्रीज इन प्राइस, मतलब प्राइस में क्या आ जाए? डिक्रीज आ जाए। अब टमाटर क्या हुआ? कम हो गए पैसे, तो ये डिक्रीज हुआ, तो डिफ्लेशन हुआ। तो ये जरूर दोनों अच्छे से पढ़ जाना है, डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन, इससे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन है जिससे क्वेश्चन बनता है और घुमा फिरा के बनता है थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या क्या है? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, सब कुछ है। ये तो सारे ही हैं, सब कुछ आपको पता है, सब कुछ ही आता है इकोनॉमिक्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है? निम्न में से
सार्वजनिक राजस्व का स्रोत कौन सा है? सार्वजनिक राजस्व मतलब कि पब्लिक रिवेन्यू। अब पब्लिक रिवेन्यू में क्या क्या आता है? पब्लिक रिवेन्यू मतलब कि जो पब्लिक दे रही है, टैक्स भी दे रही है, फाइन भी दे रही है, पेनल्टी भी दे रही है, फी भी दे रही है, सब कुछ दे रही है, मतलब कि ऑल द अबव, ऑल द अबव, ये वाला लास्ट वाला सही, सब कुछ दे रही है, इसमें भी सब कुछ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेल्थ ऑफ नेशन, आपको अगर जिसने भी पहली क्लास मेरी ली है कॉलेज के अंदर, कॉलेज में पहले दिन सिर्फ क्या बताया गया था? आपने इकोनॉमिक्स का सब कुछ बताया गया था बेसिक। तो उसमें एक बुक का नाम लिखवाया था वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी बुक है? कमेंट में लिख दो। आप सबको पता है एडम स्मिथ है। क्या है? एडम स्मिथ। उसके बाद देखते हैं द स्टडी अबाउट एग्रीगेट्स। भाई जो सेकंड मिनट है उससे क्वेश्चन है, ये भी मैंने पहले दिन ही क्लियर कर दिया था। जब हम किसकी बात करते हैं? जब हम सिंगल पर्सन की बात करते हैं, मतलब कि सिंगल पर्सन में क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं इकोनॉमी, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक कहलाता था। और जब हम एग्रीगेट मतलब ग्रुप में बात करते हैं तो फिर वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता था। तो आंसर क्या हो जाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये आपके सिलेबस से है डायरेक्ट। उसके बाद क्या रहते हैं, नॉर्मली ए डिमांड कर्व विल हैव द शेप। आपको कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि आपका जो डिमांड कर्व है उसकी शेप कैसी होती है। जो क्लास में मेरी क्लासेस ली हैं जिन्होंने, वो यूँ कहेंगे ये सर आधी ज़्यादा चीज़ें तो आपकी पढ़ाई भी आ गई हुई है। और मैं कह रहा हूँ ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा टफ हुआ तो वो कुछ क्वेश्चन ऐसे दे सकता है जो काफ़ी डीपली दे सकता है, पर लेकिन क्वेश्चन ऐसे है कि ये आपको क्वेश्चन तुक्के मार के भी आप कर सकते हो। तो डिमांड कर्व कैसा होता है? डिमांड कर्व ऐसा होता है गिरता हुआ, और गिरता हुआ क्या कहलाता है? डाउनवर्ड स्लोप कहलाता है, जिसे हिंदी में कहते हैं नीचे की ओर झुका हुआ। ये प्रॉपर्टीज आपकी जो आपका इंटरनल्स हुए थे, इंटरनल्स में यही सब कुछ दिया गया था। लॉ ऑफ डिमांड फिर से पूछ लिया, लॉ ऑफ डिमांड के रिलेशन कैसा होता है? बताओ किस किस के बीच में लॉ ऑफ डिमांड होता है? एक तो प्राइस के बीच में होता है और दूसरा होता है डिमांड। अब देखिए क्वांटिटी डिमांड, ठीक है, क्वांटिटी सप्लाई ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं इनकम एंड प्राइस, इनकम एंड प्राइस ये भी नहीं है। और क्या क्या है? प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ये है। अब इसमें कमोडिटी दे दिया हो, तो कमोडिटी मैंने आपको पहले भी बताया कि डिमांड में ही आता है कमोडिटी, और क्वांटिटी ऑफ डिमांड या कमोडिटी वही चीज़ है। तो इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आपको लग भी यहाँ से थोड़ी कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए कि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और बड़े आराम से आप कर दोगे, ठीक है। बस ये हो कि बेसिक आप पढ़ के जाओ सारे का सारा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, मैं अभी बता रहा हूँ, प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगी इन पेपरों में, तो प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना, ठीक है। आज हमने 20 क्वेश्चन आज देखे, कल को देखते हैं कुछ क्वेश्चन, उसके बाद देखेंगे। लगातार हम वो क्वेश्चंस डालते रहेंगे जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। और मैं कह रहा हूँ सबके पास वो PDF मैंने भेजी हुई थी, उससे कोई क्वेश्चन मत छोड़ो, लगातार डेली करते रहो, डेली 40-50 क्वेश्चन करते रहो। बहुत क्वेश्चन है उसमें, इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। तो अब मिलते हैं हम कल नेक्स्ट की क्लास में, ठीक है। तो सब पढ़ते रहना अच्छे से, अपने आप भी पढ़ते रहो, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ वो भी पढ़ते रहो, लेकिन पढ़ते रहो क्योंकि आपको पास होना है, ठीक है। चलिए अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, हमसे जुड़े रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।